Hello students, this is Anuradha and today we are going to study class 12th maths chapter 13 probability. And today we will study about the Bayes theorem as the part 4 of this chapter. We have already done 3 parts, part 1, 2, 3 and 4 in which 1, 2 and 3 in which we discuss about the introduction, about the conditional probability and the independency of the events. आज बात करेंगे बेस थ्योरम की. बेस थ्योरम होता क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे एंड ऑल दैट. चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बेस थ्योरम होता क्या है, इसमें चीजें हैं क्या क्या हमको पढ़ना है एंड ऑल दैट. सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की. अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले अगर हम नॉर्मल अब किसी चीज एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें जो हमने आज तक पढ़ा है. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि सपोज आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उससे आपको एक सैंपल स्पेस मिलता है. सैंपल स्पेस बनाना सबको आता है और नहीं आता है तो आप वीडियो देख लीजिए, मैंने सबको सिखाया हुआ है. अब इस सैंपल स्पेस को सपोज मैं डिनोट करती हूँ एक रेक्टेंगल से. ठीक है, सबसे पहले समझिएगा इस चीज को. इस सैंपल स्पेस को मैं एक रेक्टेंगल से डिनोट करती हूँ और मैंने उसको कुछ इवेंट्स में अलग अलग डिवाइड कर देती हूँ. कुछ अलग अलग इवेंट्स में. इवेंट क्या होता है, इवेंट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. चलिए सपोज मैंने इस सैंपल स्पेस को कुछ इवेंट्स में डिवाइड कर दिया, E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6. तो मैंने 6 पार्ट में इस सैंपल स्पेस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. और मैथमेटिकल टर्म्स में और वी कैन से इन प्रोबेबिलिटी हम इसे बोलते हैं पार्टीशन. दिस इज नथिंग बट द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस. तो पार्टीशन होने के लिए जो भी इवेंट्स मैंने यूज किए हैं उसके लिए कुछ कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन है कि जितने भी आपने इवेंट्स लिए हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए. और दूसरी बात, सारे के सारे जितने भी EIs हैं आपके पास, ऑल EIs शुड बी, इसका मतलब क्या, चलो बताओ. EI इंटरसेक्शन EJ, इसका मतलब क्या होता है, दे शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होने चाहिए वेयर I इज नॉट इक्वल टू J. और आप देख भी सकते हो, अगर आप फिगर भी देखो तो इनमें कोई कनेक्शन नहीं है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जो यूनिक होता है, जिसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एंड द थर्ड थिंग कि जितने भी आपने चीजें में पार्टीशन किया है उन सब का पार्टीशन, अगर उन सब पार्टीशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं वापस, तो जो मेरे पास ओरिजिनल चीज थी वही बननी चाहिए. रादर वी कैन राइट इट 6. तो जो भी ओरिजिनल चीज थी मेरे पास वही बनना चाहिए. तो इसका मतलब क्या होता है बताओ. ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इफ यू कंबाइन ऑल द इवेंट्स टुगेदर, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला था, इसको क्या बोलते हैं, इसको वी कॉल इट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू. आप पुराने वीडियोस देखिए, जाके पार्ट 1 देखिए, आपको सब समझ में आएगा. चलिए अब इसी चीज को एक्सटेंड करते हुए, तो कोई भी सैंपल स्पेस का पार्टीशन करने के लिए ये 3 चीजें फुलफिल होनी बहुत जरूरी है. दिस इज मस्ट फॉर ऑल. अब बात करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. ये होता क्या है, इसी चीज से डिनोट करते हैं कि इसमें हमने क्या किया, लेट S बी द सैंपल स्पेस. अगर आप इसको थियोरेटिकल लिखना चाहे तो लिखना कैसे, लेट S बी द सैंपल स्पेस. ठीक है, और जो EIs आपने लिए हैं, ऑल द EI शुड बी व्हाट, दे शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ऑल्सो. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. चलिए तीसरी चीज, अब मैंने क्या किया, जो भी पार्टीशन था ना उसमें मैंने एक इवेंट को डिनोट कर लिया. सपोज दिस इज इवेंट A. सपोज दिस इज इवेंट A. तो ये मैंने एक ऐसा इवेंट लिया, A is the event which occurs with E1 or E2 or up to E6. कोई भी इवेंट E1, E2, E3, E4, E5, E6 के साथ वो अकर कर सकता है. ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमने इवेंट A लिया है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी. बात समझ में आया, सेट है. तो वी कैन राइट A इज नथिंग बट इक्वल टू A ऑफ इंटरसेक्शन S. और S का मतलब अभी आपने देखा था, व्हाट वाज थर्ड कंडीशन, दिस वाज थर्ड कंडीशन. कि S को आप कैसे लिख सकते हैं, S को आप लिख सकते हैं सिंपली इज इक्वल टू A ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ E1 union E2 union up to E6. This we can write down. Or how can we further simplify this? Yes. How can we simplify this? We can distribute using what? Using distributive property. A intersection E1, then union A intersection
निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो हाउ विल यू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? दिस इज योर ए. तो सब क्या क्या लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी लेते दोनों साइड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन, पूरा क्या लिख लेते हैं, पूरा साथ में, पहले एक बार साथ में लिख लेते हैं. और दूसरी बात क्या है, ये क्या है, सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो वी कैन राइट इट व्हाट? यूनियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे और हो जाएगा. तो कैन आई राइट इट विल बी नथिंग बट प्लस, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और यूनियन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, यूनियन मतलब प्लस होता है और इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई होता है. सो वी कैन राइट देम ऑल्सो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E6. दिस वी कैन राइट. अब इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी? हाउ विल यू फाइंड देयर वैल्यूज? अगर आपको याद हो, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. व्हाट वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी था कि अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है वेयर बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. सो व्हाट वाज द कंडीशन? कंडीशन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दिस वाज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो अगर इसी चीज में हम यहाँ पे देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when E1 is already occurred, when A is combined with E1. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फिगर में देखिए, आप फिगर में भी अगर आप देखो तो इसमें ये A के साथ E1 वाला ये पोर्शन है, E2 के साथ ये वाला पोर्शन है, E3 के साथ ये है, E4 के साथ ये, 5, 6 और कोई भी ना आपस में कंबाइन नहीं है. A is happening with E1 separately, with E2 separately, with E3 separately and up to E6 separately. So अगर हम यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लगाएं यहाँ पे, तो B के प्लेस पे E1 रख सकते हैं और A इंटरसेक्शन E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर आप मुझे बताएं देख के, तो दिस विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 into probability of E1, and this is your law of total probability, that probability of A can be written as probability of A into what? A is equals to probability of A by E1 into E1 plus probability of A by E2 into A2 plus up to जितने भी इवेंट्स में आपने उसको पार्टीशन किया है उतने आप इसको लिख सकते हैं. दिस वी कॉल एज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, कि पहले हमने पार्टीशन किया और उसमें अगर हमने कोई इवेंट लिया है तो उस इवेंट्स को उन पार्टीशंस के साथ हाउ वी कैन कंबाइन. तो फॉर्मूला कोई पूछने वाला नहीं है, डेरिवेशन कोई पूछने वाला नहीं है, बट यू शुड नो कि करना कैसे है. अब इसके ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे करना है. तो थोड़ा सा अगर हम देखें, दिस इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि आपके पास कोई सैंपल स्पेस है, अपने इसमें यहाँ पे इसने 3 पार्टीशन में डिनोट किया है, सॉरी ए के में किया है, B1 से लेके B के में. ये ए उसने डिफाइन किया इवेंट्स और फिर वही लिखा है कि शुड नॉट बी 0, AI कैन बी रिटन एज दिस वन, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. एंड फॉर द पार्टीशन B1 से लेके B के तक आप इसको A को कैसे लिख सकते हैं, A by B के प्लस दिस. इक्विवेलेंटली वी कैन से A by दिस. और अगर आप सेकंड वीडियो मेरा अगर आप पीछे स्लाइड करके देखें, हमने यही चीज अभी डिस्कस की है. दिस वन सेम चीज है, इसको मैंने सिर्फ थोड़ा आपके लिए लिखा है थियोरेटिकली कि हाँ टोटल मैथमेटिकली होता क्या है. समझाने से डिफरेंट थिंग और आप जो बुक्स में पढ़ते हो वो इज अ डिफरेंट थिंग. चलिए, लेकिन आपके पास तो क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन आपको कैसे करना है, अब देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन, सैम वांट्स टू ट्रैवल टू अनदर सिटी. कोई बच्चा है सैम, उसको कहीं और ट्रैवल करना है. The probabilities of going to another city is predetermined day with or without rain. एक बच्चे को ट्रैवल करना है एक सिटी से, कहां पे जाना है उसको, दूसरी सिटी में. ठीक है, अब जो जाना है उसको दैट इज predetermined day with or without rain. चलिए अब बात कर लेते हैं विद रेन की. विद रेन उसको जाना है, चलिए अच्छी बात है, विद रेन और विदाउट रेन. तो विद रेन की प्रोबेबिलिटी उसने क्या दी है कि उसका है प्रोबेबिलिटी 0.36 और विदाउट रेन का है 0.80. चलिए अब उसने आगे बोला कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑफ इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन दैट डे इज 0.30. अब एक बात बताओ, विद रेन वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये वाला ना, ये तो विदाउट रेन वाला है. और उसने हमें प्रोबेबिलिटी किसकी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन की दी है. तो वो कहाँ आना चाहिए, इसके पास आना चाहिए, इसके सेक्शन में फॉलो करना चाहिए. चलिए
अब हमें निकालना है फाइंड देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट सैम विल गो टू द अनदर सिटी ऑन दैट डे ओनली। मतलब अगर किसी को जाना है वो तो जाएगा, बारिश हो कि ना हो। एक बात बताओ, जब विद रेन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या थी 0.30 थी, तो विदाउट की क्या हो जाएगी 1 - 30 वी कैन से दिस इज नथिंग बट व्हाट 0.70। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी ए हमारा क्या होगा, ए हमारा होगा कि सैम विल गो टू द अनदर सिटी ऑन दैट डे। हमें उसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब बारिश हो या ना हो, सपोज जैसे आपका एग्जाम है, आपका बोर्ड एग्जाम है, आप बोलते हो कि भाई प्रोबेबिलिटी बारिश होने की ये है और बारिश ना, आप अपने एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर लो इसको। आप ही सैम हो और आपको ट्रेवल करना है अपना एग्जाम देने के लिए, और डिटरमाइंड डे है कि भाई रेन का ये है पॉसिबिलिटी और विदाउट रेन का ये है, तो आप एग्जाम देने जाओगे या नहीं? आप एग्जाम देने जाओगे। तो एक बात बताओ, आप बारिश हो या बारिश ना हो, एग्जाम तो मस्ट है ना, बोर्ड का एग्जाम तो आप मिस नहीं करोगे, एग्जाम तो देने आप जाओगे। तो इसका दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यही टोटल की मतलब आ गई, जिसमें आपको क्या लेना है, जिसमें आपको रेन का कॉन्सेप्ट भी लेना है, प्लस आपने विदाउट रेन का भी कॉन्सेप्ट लेना है। बात समझ में आ रही है? यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेन हो और दूसरा ऑप्शन है या ना हो। भाई मुझे तो जाना ही जाना है और रेन ऑप्शन था, इसका मतलब क्या है, बीच में प्लस आया और रेन का ये हो गया प्रोबेबिलिटी और दूसरा जाने का ये हो गया, तो ये हमारा एंड हो गया दिस एंड दिस, प्लस ऑप्शन दूसरा क्या है दिस एंड दिस। तो रेन हो चाहे ना हो, मुझे तो जाना ही जाना है उस दिन। इसका मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिस विल बी दिस वन। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 0.108 प्लस दिस विल बी 0.5600 आई थिंक सो। और आप इसको ऐड कर लीजिए, हाउ मच यू विल गेट 0.108। हाउ वुड यू गेट फ्रॉम हियर? You are going to get it 0.8660.6। I hope so. Check out the result। इतना ठीक है, बाकी आप प्लस माइनस चेक करते रहिएगा। बात समझ में आई कि कैसे आपने टोटल प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन निकालनी है, कि हमने जाना ही जाना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए माइनिंग जॉब। एक बंदा है जिसको माइनिंग जॉब है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम। अब फिर से वही चीज है, हमारा चीज क्या है, कंप्लीशन ऑफ जॉब। कंप्लीशन ऑफ जॉब, लेकिन कंप्लीशन ऑफ जॉब कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वहां का मौसम खराब है, उसने फिर से बोला कंप्लीशन ऑफ जॉब विद और विदाउट रेन की प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, अब कंप्लीशन जॉब डिपेंड करेगा किस पे? देखो मैंने हमेशा बोला है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा फ्लो डायग्राम बना के अगर आप करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, और मैं वही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विद रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर भाई रेन हुई तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.42। लेकिन अगर रेन नहीं हुई तो ऑब्वियसली काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो विदाउट रेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, काम खत्म होने की 0.90। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन कहाँ पे होगी भाई, रेन होगी इधर। समझ में आ रही है? रेन की प्रोबेबिलिटी है और रेन की अगर ये है तो विदाउट रेन की क्या होगी, माइनस कर लेंगे, दैट विल बी 0.55। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ डिटरमाइन दैट प्रोबेबिलिटी दैट माइनिंग जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो कंप्लीटेड ऑन टाइम का ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा था इवेंट। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर से वही चीज है कि हमारे पास क्या है, सपोज दिस वाज द फर्स्ट इवेंट, दिस वाज द सेकेंड इवेंट। ठीक है, तो काम तो खत्म करना है, रेन हो चाहे ना हो। यहाँ पे रेन हो, और दूसरी बात यहाँ पे काम खत्म करना है चाहे रेन ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से 0.this into this, और दूसरा ऑप्शन क्या है, और है, और का मतलब हो जाएगा प्लस साथ में, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को भी, तो 0.90 into 0.55। सो दिस विल बी योर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से वही ना कि माइनिंग जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, हमें काम अपना कंप्लीट चाहिए टाइम पे, तो वो 0 हो, आपका पास रेन हो या ना हो, so you will have to complete your task on the time. So this is how to find out questions of, how to solve questions of total probability. I hope it is clear to all of you. Now move on to the next part of the video, which is Bayes theorem, जो Bayes theorem आपने अभी किया था। देखिए Bayes theorem is nothing but extension, जो आपने अभी total law of probability किया है ना, this is nothing but extension of total law of probability, total law of probability। और अगर मैं नॉर्मल सी बात भाषा में समझाऊं ना आपको, बहुत नॉर्मल सी भाषा में, आपने टोटल प्रोबेबिलिटी, जैसे हम कोई भी हमें सैंपल स्पेस दिया होता है, सैंपल स्पेस में हम क्या करते हैं, हम अपने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ढूंढते हैं। ठीक है, फिर उसमें से हम अपना फेवरेबल ढूंढते हैं,
हम अपना फेवरेबल ढूंढते हैं ना, फेवरेबल क्या है कि मतलब किस चीज की वैल्यू हमको निकालनी है। और फिर हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं, हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करते हैं अपनी कि फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। वही सेम कॉन्सेप्ट आपने निकाल के यहाँ पे लगा देना है बेस थ्योरम में। बेस थ्योरम भी यही कहता है कि आपने टोटल जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाला ना, वही टोटल नीचे आएगा, वही टोटल नीचे आएगा। और ऊपर क्या लिखेंगे आप फेवरेबल लिखेंगे अपना जो भी आपको चाहिए। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें जो हमने अभी किया है, अगर इसी क्वेश्चन में मुझे बोला होता कि भाई मुझे विद रेन वाले दिन ही जाना है, तो क्या होता है इसमें, इसी में अगर मैंने करना है कि सपोज मैंने विद रेन वाले दिन ही जाना है, तो देखो ये तो जो हमने निकाला ना अभी, ये जो हम निकालते हैं दिस इज आवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये हमारा टोटल होता है, ठीक है, ये हमारा टोटल होता है। और इसमें से अब मुझे फेवरेबल अगर वो दे देता कि भाई विद रेन जाना है, और दूसरा फेवरेबल हो सकता था कि विदाउट रेन, तो जो ऊपर होता वो ऊपर आ जाता। सपोज विद रेन होता तो ये चीज न्यूमरेटर में आ जाती, और विदाउट रेन आता तो ये वाली चीज न्यूमरेटर में आ जाती। बात समझ में आ रही है? तो बेस थ्योरम कुछ अलग से चीज नहीं है, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का वही है कि हमने टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करके पहले सारी टोटल चीजें निकाल ली, और उसमें से उन्हीं टोटल में से ना जो आपके पास 1 है 2 है या 3 है प्लस करके कितनी भी है सपोज, तो उन्हीं में से कोई एक ना आपका कोई एक उसमें से फेवरेबल रहा होगा जो कि ऊपर आ जाएगा और आपको बेस थ्योरम के दे देगा। बात समझ में आ रही है? यही आपकी बेस थ्योरम है। और इसका मतलब प्रोबेबिलिटी अब मैं लिख के बता देती हूँ क्या थी आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल आपका था A बाई EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यही था। मैंने EI लिख दिया और सबका सम था I से लेके कितने भी पार्टीशन आप कर सकते हो, मैंने N लिखा है। तो बेस थ्योरम क्या कहता है, बेस थ्योरम में कुछ अलग से नहीं है। बेस थ्योरम कहता है अब कि अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई A की, तो वो क्या हो जाएगी, देखो जो नीचे टोटल था ना वही रहेगा, जो टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर था वही रहेगा विद समीशन। और जैसे कि मैंने अभी बोला था कि इनमें से कोई एक ऊपर आएगा तो समीशन का साइन हटा देते हैं और सिर्फ इसको लिख देते हैं, इसका मतलब है इनमें से कोई भी एक आएगा। तो यही हमारा बेस थ्योरम है, जो कि कुछ अलग नहीं कहता, कुछ लंबी चौड़ी चीज नहीं है, सिर्फ जो नॉर्मल होता है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल वही चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। प्रूफ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। पार्टीशन समझिए, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी समझिए, और बेस थ्योरम इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ दैट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब बात करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B विल बी दिस, आप देख लीजिए मैंने सेम चीज लिखी है यहाँ पे भी। कि एक पर्सन है यहाँ पे, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम, मतलब कि एक बंदा है जो कि सच बोलता है 4 बार में से वो 3 बार सच बोलता है। ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। तो इसमें A क्या होगा, E1 क्या होगा, E2 क्या होगा। अब एक बात बताइए, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया है, उसका एक्सपेरिमेंट क्या है, उसने एक डाई को थ्रो किया है। जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वही से तो सैंपल स्पेस आएगा ना, तो उसी स्पैन सैंपल स्पेस में हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। तो E1 और E2 किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, उसने क्या डाई थ्रो किया, उसने क्या बोला, रिपोर्ट इट इज ए 6, तो पहला इवेंट हमारा हो गया 6 आने का। तो जो E2 बचा वो क्या हो गया, नॉन 6 का हो गया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ पे 6 आ सकता है, और यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ क्या आ सकता है 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पूछूं तो क्या होगा, एक सैंपल स्पेस में कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं जब हम डाई को थ्रो करते हैं, 6 होते हैं, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1/6 होती है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5/6 हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे क्या, दूसरा इवेंट क्या है हमारे पास, अब जो ए होगा वो क्या बोला, इट इज एक्चुअली 6। उसने अब क्या बोलता है, ए मैन इज नोन टू बी स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ, और उसने एक्चुअली 6 का मतलब कि भाई वो सच बोल रहा है। सच बोलने का मतलब यहाँ पे आएगा, ये होगा ट्रूथ। 6 तो तभी आएगा ना जब 6 बोल, तभी तो ट्रूथ हुआ। और ये क्या होगा यहाँ पे कि वो ट्रूथ नहीं, नो ट्रूथ, ही इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब ट्रूथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, कि बंदे ने क्या किया, ट्रूथ आने की प्रोबेबिलिटी जब उसके पास क्या हो चुका है, 6 आ चुका है। ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी जब 6 आ चुका है तो कितनी हो जाएगी, 3/4, क्योंकि वो 4 में से 3 बार सच बोल रहा है। और नो ट्रूथ की क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/2 विच इज 1 - 3/4 विच इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं आपसे सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं यहाँ पे, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, तो कैन यू गिव मी द टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या होगी टोटल, दिस इनटू दिस। आई होप इट इज क्लियर। प्लस
दिस इंटू दिस, 5/6 इंटू 1/4। ये होगी सिर्फ अगर क्वेश्चन आता टोटल प्रोबेबिलिटी का, भाई टोटल कितना आंसर आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कितना आंसर आएगा। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, उसने मुझे बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली 6। इट इज एक्चुअली कि 6 का मतलब उसने डिफाइन कर दिया मेरे पास कि ये वाला केस मेरा क्या होगा, फेवरेबल केस होगा। इसका मतलब कि हमें निकालना है इट इज एक्चुअली 6, प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली 6, E1 by A हमें निकालना है। दिस इज माई फेवरेबल केस। तो वो कितना हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सा फेवरेबल था, मैंने कहा था जो टोटल है उन्हीं में से कोई एक ऊपर आएगा, तो ये हमारा फेवरेबल वाला, ये हमारा ट्रूथ वाला है। तो 1/6 इंटू 3/4 डिवाइड बाई जो नीचे आपने टोटल निकालना है पूरा वो आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत मतलब आप थोड़ा ना फ्लो डायग्राम बनाओ, उसको फॉर्मुलेट करो क्वेश्चन को, आपका आंसर अपने आप आएगा। एंड यू कंप्लीट इफ यू डू दिस, अगर आप इसे चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/8। जरा सॉल्व करके देखिएगा, यू विल गेट द आंसर 3/8। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ बेस थ्योरम। आई विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस विद यू ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यू आर गिवन इन ए बोल्ट फैक्ट्री, देयर आर 3 मशीन्स M1, M2, M3। दे मैन्युफैक्चर सम बोल्ट्स एवरी डे। ठीक है, अब मेरे पास एक 3 मशीन्स हैं। देखिए मैं वैसे ही फॉर्मुलेशन करूंगी आपके पास जैसे मैं अभी तक करती आई हूं। दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3। कितना प्रोडक्शन दे रही है वो डेली, अगर आप देखो यहाँ पे कितना प्रोडक्शन दे रही है 2000 का, ये कितना दे रहा है 2500 का, और कितना दे रहा है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास दे रहा है 4000 का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फर्स्ट मशीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट मशीन की बोल्ट्स मैन्युफैक्चर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यू कैन डायरेक्टली टेल मी 2000 डिवाइड बाय हाउ मच, सबका सम आएगा, कितना आएगा सबका सम, कितना हुआ ये, दिस इज 005678। आई होप इट इज क्लियर, यही होगा। इसी तरीके से अगर मैं E2 की आपसे पूछूं, E2 की कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 25 डिवाइड बाय 85, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 40 डिवाइड बाय 85। मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, दैट वी कैन डू लेटर ऑन, यहाँ की हम हटा सकते हैं 0 को। चलिए ठीक है, अब उसने बोला कि भाई जितने बोल्ट वो एवरीडे प्रोड्यूस करते हैं ना, उस आउटपुट का 3%, 4% और 2.5% क्या है, इनमें से डिफेक्टिव बोल्ट्स है। ठीक है, तो डिफेक्टिव की अगर हम बात करें कि भाई मैंने, तो हमारा ए क्या हो जाएगा इसमें, डिफेक्टिव बोल्ट। उसने बोला ना इट इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। देखिए पढ़िए, उसने एक बोल्ट को ड्रॉ किया, ये तो हमारे इवेंट्स हो गए E1, E2, E3। अब उसने बोल्ट को किया ड्रोन रैंडमली। अब बोल्ट को जो रैंडमली ड्रॉन करने के बाद क्या पाया कि वो क्या था, डिफेक्टिव था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इज नथिंग बट, हमारा ए क्या होता है यहाँ पे जो इवेंट लेते हैं हम, दैट इज आवर डिफेक्टिव इवेंट। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं A by E1 की। A by E1 का मतलब डिफेक्टिव बोल्ट ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट मशीन। तो कितना दिया है, दैट इज 3%। 3% का मतलब 3/100। फिर से डिफेक्टिव बोल्ट ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड मशीन, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 4% यू आर गिवन। एंड डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम द व्हाट, द थर्ड मशीन, इट इज गिवन टू बी 2.5। चलिए हो गया टोटल। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल की डिफाइन करें, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल नीचे लिख देती हूँ डायरेक्टली, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस विल बी हाउ मच। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट वन है, ये वाला, तो कितना है, फर्स्ट वाले मशीन से कितना आ रहा था, मशीन पहले दे रहा था 20 डिवाइड बाई ये था, और उसके साथ डिफेक्टिव कितने आएगा 3/this प्लस, अब दूसरा कितना है 25 डिवाइड बाई 85, इसके साथ डिफेक्टिव कितना है 4/100 प्लस, इसके साथ कितना है 40 डिवाइड बाई 85 एंड मल्टीप्लाई विद 2.5 डिवाइड बाई 100। सो बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेशंस। और अब उसने क्या बोला, अब ये तो हो गया टोटल, आगे लास्ट पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन M2। तो हमारा फेवरेबल केस कौन सा हुआ इसमें, M2 वाला, दिस विल बी आवर फेवरेबल केस। और इस चीज को हम लिख देंगे ऊपर 25 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई विद 4 डिवाइड बाई 100। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
कैलकुलेशंस यू कैन डू एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करिए कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, और क्या व्हाट शुड आई डू फॉर मोर इम्प्रूवमेंट, कि मैं इसमें और क्या करूं ताकि और आप लोगों के लिए अच्छा बना पाऊं कंटेंट। और आपको कुछ नहीं समझ में आया, दैट ऑल्सो यू नीड टू टेल मी। आप पूरा देखेंगे, समझेंगे, मुझे बताएंगे, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊंगी, तभी मुझे लगेगा कि हाँ, लाइक यू आर लाइक सीइंग दिस वीडियो एंड दिस इज इफेक्टिव फॉर यू, आपके काम आ रही है। चलिए, नाउ डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास हमारे जो स्कूल का प्रीवियस कॉमन प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी आया था। चलिए, ए लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और कैलकाटा। ठीक है, एक लेटर है जो कि कहां से आया है, हमें नहीं पता कहां से आया है। उसने दो ऑप्शन दिए हमारे पास कि लेटर हमारे पास आया है या तो टाटानगर से आया, टाटानगर से आया है, या फिर आया कहां से, कैलकाटा। हालांकि अब कोलकाता बोलते हैं, बट क्वेश्चन में ऐसे ही था। ऑन द एनवेलप जस्ट 2 consecutive letters TA आर विजिबल। अब जो लेटर था ना भाई, उस पे से ना बारिश हो गई और वो मिट गए सारे। तो क्या हुआ, हमें सिर्फ TA विजिबल था। अब वो TA ये वाला TA था या ये वाला TA था या ये वाला TA था, मुझे नहीं पता। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम द कैलकाटा। ठीक है, पहले बात वो तो बात की बात है। चलिए, एक बात बताओ, एक लेटर है वो टाटानगर से आया है या कैलकाटा से। ये हमारे दो इवेंट्स हो गए कि भाई या तो वो टाटानगर से आया या वो कैलकाटा से आता। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टाटानगर से आने की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी, तो क्या रही होगी, वेरी गुड, इट विल बी 1/2। और कैलकाटा से क्या रहेगी, 1/2। इज इट क्लियर? चलिए, अब उसने ए मुझे क्या दिया है, ए मुझे वो दिया है कि लेटर कहां से है, टीए ही विजिबल है। यहाँ पे टीए ही विजिबल है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? टीए ही विजिबल है, उसके अलावा कुछ भी विजिबल नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया, इवेंट ए। अब बात करते हैं ए बाई इवन की। तो ए बाई इवन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बाई इवन की टीए विजिबल है। टीए विजिबल का मतलब अगर हम टाटानगर की बात करें तो इसमें कितनी बार टीए विजिबल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो फेवरेबल कितने हो गए, 2 कंडीशन होगी कि 2 बार वो विजिबल है। अब टोटल कितना नीचे आएगा, टोटल आएगा, देखो टोटल कितना होगा, इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हुआ, 5 6 7। अगर आप इसको लेते हो, अगर आपने इसको लिया तो कितने लेटर्स बने, 1 2 3 4 5 6 7। और ये तो हम पूरा एक काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 8। और अगर आप सिमिलरली सिर्फ इसको लेते हो तो आप कितने हो गए, 2 तो ये हो गए। इसको आप एक कंबाइन करेंगे 3 4 5 6 7 8, तो भी आपके क्या बनेंगे, 8 ही बनेंगे। बात समझ में आई? व्हाट आई डिड हियर कि हमारे पास कितने हैं, वैसे तो इसमें कितने हैं, 9 है। लेकिन सपोज मैंने फर्स्ट वाला वो लिया, फर्स्ट वाला पेयर लिया, तो इसको तो 1 मानेंगे और बाकी कितने बचे मेरे पास, 7 7 + 1 8। और अगर इसको लेते हैं तो फिर से 7 + 1 8। तो दिस विल बी माय फेवरेबल इवेंट, सॉरी ए बाई इवन। और यहाँ से अगर हम ए बाई ई टू की बात करें तो ए बाई ई टू में अगर हम यहाँ पे देखें टीए, कितनी बार टीए है, टीए सिर्फ एक ही बार है। तो फेवरेबल कितना हुआ, 1 हुआ। और टोटल कितना होगा, यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। और ये पूरे को हम क्या करेंगे, एक काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 7। आई होप इट इज क्लियर कि हाउ वी आर फाइंडिंग। अब पहला केस आता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लेटर कहां से आया है, लेटर आया है कैलकाटा से। तो आप बता सकते हैं अब कि कौन सा हमारा फेवरेबल होगा, दिस E2 विल बी आवर फेवरेबल। और टोटल क्या होगा, पहले तो टोटल लिख लेते हैं, 1/2 इंटू 2/8 प्लस 1/2 इंटू 1/7। और कैलकाटा से आया तो कौन सा फेवरेबल, लो जी, आपको क्वेश्चंस आ गए। अब आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, अब मेरी जरूरत आपको नहीं है। बस यही मेरा मोटिव था। और टाटानगर की अगर बात करें तो इस बार टाटानगर में क्या हो जाएगा, टाटानगर को कर दो टाटा बाय बाय, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी आ गई है, अब हमें जरूरत नहीं है। तो टाटानगर को किया बाय बाय और हम पहुंचे कैलकाटा अपनी मस्ती करने। चलिए, मस्ती बाद में करिएगा, अब करते हैं दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस कि हमने क्या क्या इसमें थ्योरम में किया है और कैसे कैसे हमको इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस वाज this Bayes theorem part 4 of probability. I hope it will be clear to you, and if you like the video please share with your friends and subscribe the channel
for more videos. आप सब्सक्राइब प्लीज करिए, वो वीडियोस को देखिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को आगे पढ़ाने का. Till then, you keep on practicing, and bye. In the next video, we'll start with the one more topic I want to discuss with you, problem distribution. Till then, you keep practicing. Okay, bye.